हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द इंक चैनल। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का करंट अफेयर है वर्ल्ड हियरिंग डे 2023। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो ये एवरी ईयर 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? लाइक टू द एम ऑफ टू रेज अवेयरनेस अबाउट हियरिंग केयर। ठीक है, जिन लोगों को ऊंचा सुनाई देता है या फिर जिनको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, उनकी केयर करने के लिए ये दिन बनाया गया है, उनको एक तरह से अवेयर फैलाने के लिए। सो इट इज बीइंग ऑब्जर्व सिंस 2007। 2007 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑन दिस ओकेजन ऑडियोलॉजिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशंस क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द हियरिंग एंड टाइमली एक्शन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट हियरिंग लॉस। तो बताने के लिए कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है उसका इलाज टाइम पर हो जाएगा तो इन फ्यूचर जो हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम आती है उससे हम बचा जा सकता है। ठीक है, सो इस बार की थीम क्या थी? ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। तो ये थीम भी आप याद कर लीजिए। अगर आपका आसपास ही एग्जाम है, मई जून में आपका एग्जाम है, तो लास्ट के 3-4 महीने करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कि मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट। तो देखिए क्या है कि मीथेन ग्लोबल ट्रैकर जो एक रिपोर्ट आती है जो रिलीज की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछ लिया जाता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में कि कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। सो इट इज IEA। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए आपसे, हेडक्वार्टर है ये पेरिस में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। नहीं, इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है IEA का। इंडिया इज नॉट ए मेंबर। हाँ, इसका एसोसिएट मेंबर्स हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज एसोसिएट मेंबर। मतलब मेंबर की जो पूरी सुविधा तो नहीं मिली हुई है, लेकिन काफी सारी बेनिफिट्स हमें इंडिया को ऐसे मिलते हैं। ठीक है, फुल फ्लैग मेंबर नहीं है, अभी तक नहीं है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, द फॉसिल फ्यूल कंपनीज रिलीज 120 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ द मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर लास्ट ईयर। दिस वाज जस्ट अ स्लाइट डिक्लाइन फ्रॉम द अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड क्रिएटेड इन 2009। तो वर्ल्ड लाइक 2019 में क्या हुआ था, कोरोना से पहले इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया था कि उतना ही हमने करा, थोड़ा सा कम करा है। तो ठीक है, तो ये बताया गया है। अब ये रिपोर्ट ये बताती है कि रिपोर्ट फाउंड दैट नो एफर्ट हैज बीन टेकन बाय फॉसिल फ्यूल कंपनीज। ऐसा कुछ एफर्ट्स वगैरह नहीं डाले गए हैं फॉसिल फ्यूल कंपनीज के जिससे जो इमिशंस को कम किया जा सके। सो इट रिवील दैट कि ये भी बताती है रिपोर्ट कि चीप और रेडिवली अवेलेबल टेक्नोलॉजीज, मतलब मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, सस्ते भी हैं, अगर उनको यूज करा जाए तो मीथेन का इमिशन कम किया जा सकता है बाई 75%। ठीक है, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा और अडॉप्ट करने के लिए कोई पैसा लेंगे, लेकिन पैसे इतने ज्यादा नहीं है। इट इज जस्ट 3% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट, नेट इनकम रिसीव्ड बाय द ऑयल एंड गैस कंपनीज 2022। ठीक है, तो 2022 की जो भी उनकी नेट अर्निंग हुई है, अगर उसका 3% भी लगाते हैं तो उनको जो इमिशन है वो 75% तक कम किया जा सकता है। ठीक है, सो मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग हैपनिंग ऑन द अर्थ। तो ग्लोबल हाउस गैसेज जो होती हैं, इसके अंदर कई सारी गैसेज आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऐसे मीथेन आती है। तो अगर पूरी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, 30% जो रीजन है वो है आपका मीथेन। So it is greenhouse gases. The potential of methane to warm the earth's surface is around 80 times higher than the carbon dioxide. इसका मतलब क्या होता है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 एटम है, तो अगर मान लीजिए 1 यूनिट वार्म करता है, तो अगर ये मीथेन का जो 1 यूनिट होने वाला है, 1 एटम, वो लगभग 30 या 80 टाइम्स, मतलब 80 यूनिट वार्म करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये डेडली हो सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट जीके का पार्ट बन जाता है। देखिए हुआ क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है कि टोटल 6 गैसेस हैं जिनका मेंशन किया गया है, और इन गैसेस को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी गैसेज हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, फिर आती है मीथेन CH4, फिर आती है N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आती है HFC दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर आता है PFC पर फ्लोरोकार्बन्स, और SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सो ये 6 गैसेज हैं। कई बार क्वेश्चन इतना लाइक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जीके। आप SSC का बैंक देख लीजिए, बैंक का देख लीजिए, UPSC IAS PCS सब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन कौन सी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज में इंक्लूडेड की जाती है। तो आपको 5-6 गैसेज दे देंगे एंड यू हैव टू सिलेक्ट 3-4 जो भी है, या मान लीजिए 10 गैसेज दे दी गई, उसमें ऑप्शन दे दिए गए, तो आपको चूज करना होगा। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है यहाँ से। और
एक चीज मैं और भी डिस्कस करना चाहता हूँ, एक होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मतलब ये माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1 यूनिट कितनी पोटेंशियल है उसमें गर्म करने का, वार्म करने का। सो इफ इट इज 1, मीथेन का बोला जाता है 21, कहीं 30 दिया, कहीं 80 भी दिया गया है। तो लेकिन 21 इट इज लाइक मोर एक्यूरेट, जो आज तक मैंने पढ़ा है इट इज समथिंग 21 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर उसका 1 एटम कार्बन डाइऑक्साइड का 1 यूनिट हीट ट्रैप करता है, तो मीथेन का क्या होगा, 21 टाइम्स करेगा। ऐसे ही NO2 जो है ये 310 टाइम होगा। ऐसे ही जैसे कह जाएंगे सर, ये SF6 जो आती है दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये लगभग 24,000 टाइम्स गर्म करेगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कार्बन डाइऑक्साइड से 24,000 गुना नुकसानदायक है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, तो नॉर्मल चीजें हैं कि ये सही में आती है। एक चीज और भी आती है, होता है एटमॉस्फेरिक लाइफ, कि अगर जो गैस रिलीज हो चुकी है उसकी लाइफ भी तो होगी ना भाई। आज गैस है वो तो 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल कब तक रहने वाली है। तो ये भी देखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 5 से लेकर 20 साल तक 200 साल तक रहती है। मीथेन की लाइफ थोड़ी कम 12 साल होती है। लेकिन जिन गैसेस का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा है। मतलब जो गैस अगर ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर परफ्लोरोकार्बन्स अगर रिलीज किए जा चुके हैं, तो एक तो समटाइम 10 टाइम 10 टाइम और 10,000 टाइम से गर्म करेंगे, और उनकी जो लाइफ है 10,000 से लेकर 50,000 साल तक है एटमॉस्फेयर में। तो जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। क्योटो प्रोटोकॉल क्या काम करता है, ये हुआ था 1997 में, और ये बात करता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके इमिशंस को रोकने की बात करता है। ठीक है, कि इनका इमिशंस हमें खत्म करना है। अच्छा, क्योटो क्या है, क्योटो इज अ सिटी इन जापान। जापान की पुरानी कैपिटल क्योटो हुआ करता था, आज टोक्यो है। सो एक्चुअली जापान के 4 मेजर आइलैंड्स हैं। एक है उसका होकाइडो, एक आता होन्शु, एक आता शिकाकू, एक आता है क्योशो। तो जो क्योटो है आई गेस वो यहाँ पर कहीं लोकेटेड है, शिकागो आइलैंड पर, यहाँ पर कहीं लोकेटेड है। ठीक है, पेन का कलर सेम हो गया है, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए मैं। तो ये जो है यहाँ पर है, इस जगह पर कहीं लोकेटेड है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट करंट अफेयर, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। अंडमान निकोबार आप लोग जानते हैं ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो इन एरियाज पे मतलब निकोबार जो आइलैंड है उसका डेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चलाया। अब प्रोजेक्ट जो बात करता है वो बात तो करता है कि इसका फायदा क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होंगे, डोमेस्टिक और सॉरी डिफेंस में बेनिफिट मिलेगा, कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाया जाएगा, और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ शिप्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो कहीं ना कहीं से ये टूरिज्म को और लॉजिस्टिक को और ट्रेड एंड कॉमर्स को इम्प्रूव करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन जो वहाँ के जो कुछ लोकल ट्राइब्स हैं और जो यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। वो क्या बोलते हैं कि द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर एडवर्स इंपैक्ट ऑन द आइलैंड इकोलॉजी। वो बोल रहे हैं कि एक तो फ्रेगाइल आइलैंड है ये, इनकी इकोलॉजी बहुत ही यूनिक है, कोरल्स हैं, और आपको यहाँ पर ऐसे स्पीसीज देखने को मिलेंगे जो अनटच्ड हैं, लाइक उनको हम कुछ भी करेंगे तो नुकसान पहुंचेगा। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं जो आइलैंड की इकोलॉजी उसको नुकसान पहुंचा जा सकता है। दूसरा जो है यहाँ की जो इंडिजिनस ट्राइब है, जो यहाँ की लोकल ट्राइब है, उनके लिए भी नुकसान हो सकता है। सो इट इज गोइंग टू बी 166 स्क्वायर किलोमीटर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एयरपोर्ट बनाया जाएगा, टाउनशिप बनाई जाएगी, कंटेनर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बनाया जाएगा, पावर प्लांट बनाया जाएगा। द प्रोजेक्ट रिक्वायर टू डाइवर्स 130 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड द लॉगिंग ऑफ 8.5 लाख ट्रीज। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 9 लाख जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो काटे जाएंगे, और 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट है खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली बात आती है। तो देख लीजिए, ये दिस अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्थ अंडमान है, फिर साउथ मिडिल अंडमान है, फिर लोअर अंडमान है, फिर यहाँ पर आता है सेंटिनल आइलैंड, जो एक्चुअली सबसे यहाँ पर तो 2-3 साल न्यूज़ में भी था ये। यहाँ पर हेड हंटर्स एक ट्राइब देखने को मिलती है। और यहाँ पर आता है लिटिल अंडमान। एक्चुअली क्या होता है, क्रिश्चियन मिशनरी था और वो सेंट्रलीज आइलैंड पर चला गया था। उसने बोला था कि मैंने क्रिश्चियनिटी सिखाऊंगा, और अल्टीमेटली जो हेड हंटर्स थे उन लोगों ने उसको मार के बाहर फेंक दिया। तो ये मुझे याद है कि 2-3 साल पहले की न्यूज़ है। तो यहाँ पर सेंट्रलीज आइलैंड है, इसको बोला जाता है कि सबसे आइसोलेटेड ट्राइब पूरी दुनिया की यहाँ पर आपको मिलेगी। दे डोंट वांट टू हैव द कॉन्टैक्ट विद एनीवन। वो आज भी वही रहते हैं, इस तरीके से मूवीज में दिखाया जाता है। फोटोग्राफी वैसे मैन है, लेकिन हम सेंट्रलिस्ट आइलैंड के सर्च करेंगे ट्राइब्स, तो आपको फोटोग्राफ मिल जाएंगी, पुरानी फोटोज मिल जाएंगी 1970s के आसपास की। ठीक है, तो यहाँ पर है। फिर नीचे आता है निकोबार। निकोबार के अंदर कार निकोबार है, फिर आपको लिटिल निकोबार है, और फिर ग्रेट निकोबार आता है। एक जीके का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें आपको याद करना है कि जो पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है, वो है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, वो यहाँ पर अंडमान आइलैंड्स में लोकेटेड है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कंटेंट आने वाला है।
फिर आता है नेक्स्ट करंट अफेयर, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2023। क्या है ये? देखिए, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो इवेल्यूएट करती है एकेडमिक फ्रीडम कि कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसे कितनी फ्रीडम मिली हुई है। ये लगभग 179 कंट्रीज, तो आप समझ सकते हैं मेजरली सारे कंट्रीज आगे होंगे, इसके अंदर 180 कंट्रीज हैं, है ना। और ये 5 क्या इंडिकेटर्स में करती है कि देर आर गोइंग टू द 5 डिफरेंट सेगमेंट्स, उनके हिसाब से कॉलेजेस की जो रैंकिंग के हिसाब से कंट्री को रैंक करती है। सो इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू टीच एंड रिसर्च की ये जो 5 इंडिकेटर्स हैं। पहला इंडिकेटर क्या है? फ्रीडम टू टीच एंड रिसर्च की एक यूनिवर्सिटी को, एकेडमिक को, इंस्टीट्यूशंस को कितनी फ्रीडम है पढ़ाने की और रिसर्च करने की। एकेडमिक एक्शन कितने होते हैं एंड डिसेमिनेशंस कितनी है। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कितने डिसीजन ले सकती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का या फिर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो। कैंपस इंटीग्रिटी कितनी है उसकी, एंड द एकेडमिक एंड द कल्चरल एक्सप्रेशन, इन 5 पैरामीटर्स को कंपेयर करके ये रिपोर्ट बनाई जाती है। द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट फ्रॉम ओवर 2197, लगभग 2200 एक्सपर्ट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। सो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स इज द बॉटम 30% ऑफ द 179। इंडिया के बारे में बात करेंगे तो हम लोग टॉप 30 में तो नहीं, लेकिन बॉटम 30 में हमारी रैंक काउंट होती है। दिखा देता हूं मैं। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज इन फरवरी 2023, इंडिया स्कोर 0.38। मतलब क्या है कि अगर हम देखेंगे तो स्केल ऑफ 0, तो 0 से लेके 1 का मतलब होता है हाई, कि किसी भी कंट्री की हाई मतलब 1 हो सकती है, सबसे कम कितनी हो सकती है? लो, दैट इज 0। तो हम लोग यहाँ पर 0.38 में काउंट होते हैं, विच इज लोअर देन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमसे बेटर काम कर रहा है, स्कोर ऑफ द 0.43। पाकिस्तान के अंदर हम लोग 0.43 मिलेगा। एंड यूनाइटेड स्टेट्स स्कोर 0.79। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इट इज यूएसए, इट इज पाकिस्तान एंड दिस इज इंडिया। It performed poorly in the campus integrity, institutional autonomy and academic and cultural expressions। तो ये 3 पैरामीटर बहुत ही बेकार काम किया है। ऑटोनॉमी हम इनके हिसाब से कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में नहीं है, ठीक है। एकेडमिक कल्चरल एक्सप्रेशन भी देखने को कम मिलता है। इट डिड स्लाइटली वेल इन द फ्रीडम टू टीच एंड रिसर्च। यहाँ पर थोड़ा सा बेटर हम लोगों ने काम अच्छा किया है कि फ्रीडम है हमें कुछ पढ़ाने की, रिसर्च करने की, एंड द स्पेस ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन। चाइना स्कोर 0.07। तो आप समझ सकते हैं, पुटिंग द बॉटम 10% ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो चाइना का हम मिलेगी हमें 0.07, तो बिल्कुल 0 तक ही है। द रिपोर्ट नोटेड द प्रेशर ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एकेडमिक फ्रीडम इन द कंट्री। और ये बताती है रिपोर्ट कि इनमें से 5 पैरामीटर में से किसी में अच्छा काम नहीं हो रहा है, इसलिए ऑफकोर्स 0.07 का मतलब कितना है, सबसे नीचे ही होगी ना। चलो, फिर आती है नेक्स्ट करंट अफेयर, 7th इंटरनेशनल धर्म धमा कॉन्फ्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि बुद्धिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। तो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है कि 7वां इंटरनेशनल धर्माधम कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट किया गया है हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और कहाँ पर? ये भोपाल में, ठीक है। तो ये भोपाल भी याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मुर्मू जी मैडम है और ये भोपाल है यहाँ पर, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो धर्म का मतलब क्या होता है? देखो, ये रिलीजन की बात नहीं कर रहा है। सो टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो लॉर्ड बुद्धा जी ने टीचिंग्स है, उनकी सीख है, वो जो सिखाई है, लोगों को बताया है, उसके बारे में बात करता है। दैट्स कॉल्ड धम्मा। सो धम्मा धर्मा गाइड प्रिंसिपल इन अंडरस्टैंडिंग देयर लाइफ। द धम्मा धर्मा लीड पीपल टू द एनलाइटनमेंट। तो ये एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाती है। फिर आती है इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। एक छोटी सी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पर। द इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट वॉज रिलीज रिसेंटली बाई द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, NEMBR। ये नाम जरूर नहीं है, बस ये समझ लो रिपोर्ट में क्या आया हुआ है। सो इट रिपोर्टेड द रिपोर्ट एनालाइज 16 स्टेट। तो ये जो अपने 28 स्टेट समथिंग है उनके बारे में बात नहीं करता, ये टोटल 16 स्टेट्स के बारे में बात करता है। मतलब जो मेजर स्टेट्स हैं, अब छोटा सा स्टेट ले लेंगे उसको क्या बेनिफिट है ना। तो विच मोर देन मेकअप 90%, मोर देन 90% ऑफ इंडियाज एनुअल पावर रिक्वायरमेंट्स एंड डिवाइस द स्कोरिंग सिस्टम कॉल्ड स्टेट्स इलेक्ट्रिफाइड ट्रांजिशन टू मेजर परफॉर्मेंस। द रिपोर्ट ट्रैक 4 डायमेंशन। तो ये जो रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, 4 चीजों को देखकर बनाई जाती है। एक आती है डिकार्बोनाइजेशन, बताऊंगा क्या होती है, परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम, फिर होता है रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम एंड द पॉलिसीज एंड द पॉलिटिकल कमिटमेंट। तो ये 4 पैरामीटर से 4 पैरामीटर के हिसाब से स्टेट को रैंक करती है। किसके हिसाब से? ठीक है, 4 पैरामीटर्स हैं।
तो जैसे यहाँ बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक दिया गया है। सो एक आता है डिकार्बोनाइजेशन। इसका मतलब होता है हाउ स्टेट फेयर इन द टर्म्स ऑफ द शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट टू रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्सेज। कि देखिए कार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कि हम कार्बन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक चलाई, बाइक के अंदर पेट्रोल डाला तो उससे क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अगर हम ऐसा कुछ करें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो, उसको बोलेंगे डिकार्बोनाइजेशन। तो ये बताता है कि हाउ स्टेट फेयर इन टर्म्स ऑफ द शिफ्टिंग। अगर हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल सोर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो डिकार्बोनेशन की तरफ जा रहे हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर कर्नाटका नंबर 1 पर रहा है। फिर आता है परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम। हाउ वेल आर द स्टेट्स पोजिशंस टू बी एबल टू क्रिएट ग्रीनर मार्केट पुल्स इफेक्टिवली। ठीक है, इसको बोलेंगे हम परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम। फिर आता है रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम कि हाउ रेडी द स्टेट्स आर इन ट्रांसफॉर्म देयर पावर सिस्टम व्हाइल इंश्योरिंग रिलायबल एनर्जी सप्लाई। देखिए होता क्या है, मान लीजिए अभी कोल थर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और हमें तो पता है कि कोल इन फ्यूचर खत्म होने वाला है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो वी हैव टू शिफ्ट, है ना, हमें फेज आउट करना पड़ेगा। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड से खत्म करके हम लोग चाहते हैं लेट्स से कि रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जाना चाहते हैं। अब रिन्यूएबल सोर्स की तरफ हम जा रहे हैं तो उसका मतलब टाइम लगेगा शिफ्ट होने में। जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आ रही है, ऐसा ना हो कि हमने इसकी शिफ्ट करने के चक्कर में जो हमारी सप्लाई है वो पूरी ना हो पाए। हम उसको बोलते हैं रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम कि हाउ रेडी द स्टेट्स आर टू ट्रांसफॉर्म देयर पावर सिस्टम्स व्हाइल एंश्योरिंग रिलायबल एनर्जी सप्लाई। ठीक है, फिर आता है पॉलिसीज एंड द पॉलिटिकल कमिटमेंट। नाम से क्लियर है कि हाउ प्रोएक्टिव द स्टेट्स आर इन प्रमोटिंग इनोवेशन पॉलिसीज टू डिकार्बोनाइज पावर सेक्टर। तो सरकार कितना, जो वहां की सरकार है, राज्य सरकारें हैं, या जो उनके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि जब अच्छा रहा है कर्नाटका और गुजरात ही रहा है, और फिर हरियाणा पंजाब समझ सकते हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स में। जो बॉटम 4 कौन कौन से होंगे, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार है, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो जो मेजर स्टेट्स हैं, ये जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जो जो बहुत बड़े हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना था, लेकिन ऐसे किया, खराब से ही किया है। इसमें क्या अच्छा बोलो लास्ट में ये। तो यहाँ पर दूसरा भी एक इन्फोग्राफ है, देख सकते हैं। सो कर्नाटका सबसे अच्छा काम करता है, गुजरात तो दो टॉप स्टेट्स हैं, ये हैं। लोअर कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड एमपी, यूपी एंड एमपी। तो दीज आर दी 5 स्टेट्स। एक वर्ड चलता है, अब ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम करते हैं बीमारू, BIMARU। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, A फॉर आंध्र है, राज फॉर राजस्थान है, U फॉर उत्तर प्रदेश है। सो ये 5 स्टेट्स को ऐसा बोला जाता है, 5 स्टेट्स को कि बीमारू स्टेट्स है। मतलब ये थोड़े इनको प्रमोट करके कुछ भी इंप्रूवमेंट करना थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द साइज इज वेरी बिग, बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पर और लिटरेसी इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेट्स आप देखेंगे ज़्यादातर जो लोअर कैटेगरीज में इन्हीं स्टेट्स में से आपको देखने को मिल जाएगा। तो की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कर्नाटका एंड द गुजरात आर लीडिंग द वे इन इंडियाज ट्रांजिशन टू द क्लीन एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं, अभी दिखाया था मैंने आपको, कर्नाटका इज द ओनली स्टेट दैट स्कोर्ड वेल अक्रॉस ऑल 4 डायमेंशंस ऑफ द क्लीन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन एंड हैज प्रोएक्टिव पॉलिसीज फॉर ओपन एक्सेस, सोलर पार्क डेवलपमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। Meanwhile, Gujarat scored just behind the Karnataka in the decarbonization in electricity sectors. Other states like Haryana, Punjab are also taking major steps to electricity transition. अब आपके मन में ये आ सकता है कि सर ऐसा क्या हुआ कि कर्नाटका ने ही इसको अच्छा स्कोर किया है। तो रीजन इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका इज परफॉर्मिंग वेल इन द एनर्जी सेक्टर मेनली बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसीज, कि यहाँ की जो सरकार है काफी एक्टिव है। ठीक है, द अडॉप्शन ऑफ द रीन्यूएबल एनर्जी स्टार्टेड अर्ली एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट। तो जो कर्नाटका के अंदर जो अभी बाकी स्टेट्स कर रहे हैं वो बहुत पहले से किया जा चुका है अडॉप्टेशन, कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करना है, हमें फॉसिल फ्यूल्स को खत्म करना है, सोलर एनर्जी, पावर एनर्जी, विंड पावर को हमें इनकलकेट करना है। द शेयर ऑफ द रिन्यूएबल्स इन द पावर सेक्टर इज 48%। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनके अंदर 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो 48 जस्ट अबाउट 40-50%, हाफ ऑफ द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सोलर सिस्टम और द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। द स्टेट हैज जस्ट ओनली 11% ऑफ द टोटल पोटेंशियल। और अभी तक इतना है कि जो 48% की बात कर रहे हैं, इस जो कर्नाटका के अंदर 11% ही सोलर एनर्जी है जो पोटेंशियल उसको यूज किया जा चुका है। आप समझ सकते हैं कि अराउंड 90% तो अभी यूज भी नहीं किया जा गया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना पोटेंशियल है, ठीक है, रिन्यूएबल्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी को शिफ्ट होने के लिए। एक रिपोर्ट और देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। अभी मिथेन की पड़ी थी, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस रिपोर्ट आई है। ये बात करती है अकॉर्डिंग टू द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इन 2022 रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। वही वाली एजेंसी है, इंडिया का एसोसिएट मेंबर है। तो ये चीज याद रखना कि इंडिया इज नॉट अ फुल फ्लैग मेंबर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में आपको देखने को मिलेगा। पेरिस मतलब फ्रांस में।
released on the March 2020, global energy related carbon dioxide emissions increased by less than 1% in 2022. तो ये बात की जा रही है कि 2019 में जो सबसे हाईएस्ट रहा है उससे 1% हमने कम रिलीज करा है. सो इसके पीछे रीजन क्या है? दिस वाज ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, heat pumps and the energy efficiency, which help limit the impact of the coal and oil use amid the global energy crisis. So the report highlights that the rise in the emissions were significantly lower than the exceptional increase of the over 6% in 2021. 2021 में क्या हुआ था? 6% बढ़ गया था. तो इस बार क्या हुआ? कम हुआ. So it recommended strong steps to accelerate the clean energy transition to achieve energy and climate goals. सो अगर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इमिशंस इन चाइना डिक्रीज इन 2022. क्यों करेंगे? चाइना इतना समझदार नहीं है कि वो कम करने वाला है, क्योंकि वहां पर कोविड-19 के लॉकडाउन चल रहा था. इसकी वजह से हमें कम देखने को मिलेगा. इन द यूरोपियन यूनियन इमिशंस डिक्रीज बाय 2.5%. दिस वाज बिकॉज विद द रशिया इन्वेडिंग यूक्रेन. तो यूरोप के अंदर इमिशन कम क्यों है? क्योंकि ये रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया है, तो वहां से जो फ्यूल आने वाला था वो नहीं आ रहा, तो सप्लाई कम है. मेनी कंट्रीज स्टॉपिंग इंपोर्टिंग गैस एंड ऑयल फ्रॉम द रशिया एंड मूव टुवर्ड द क्लीन एनर्जी. इन द यूएसए इमिशंस इंक्रीज बाय 0.08%. तो आप समझ सकते हैं कि यूएसए के अंदर तो बढ़ा ही है, जहाँ कुछ रीजन नहीं है तो नॉर्मली जो इमिशंस हैं बढ़े ही हैं. तो याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड. और आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी. फिर हम बात करेंगे यहाँ से करंट अफेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर आने वाले हैं. तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोज. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.